Hello everyone, welcome to Shivi Studyship. This is our 33rd part of recent history. We have already completed 32 parts. Link आपको description box में मिल जाएगा. So today we will start with the Mughal period. So Mughal period की अगर हम timeline की बात करते हैं तो वो है हमारी 1526 से 1540 और उसके बाद एक छोटा सा गैप आता है. उसके बाद 1555 से 1857. सबसे पहले अगर हम बात करें तो कौन आया था, वो थे बाबर. बाबर की जो टाइमलाइन है वो है 1526 से 1530. इस बीच इन्होंने बहुत सारी बैटल को लड़ा था. अगर हम फाउंडेशन की बात करते हैं, मुगल रूल की जो फाउंडेशन है इंडिया के अंदर, वो किसने रखी है? वो बाबर ने ही बनाई है. मतलब हम कह सकते हैं कि ये फाउंडर है मुगल रूल के इंडिया के अंदर. 1526 में ये आए थे. ही वॉज अ डिसेंडेंट ऑफ तैमूर फ्रॉम द साइड ऑफ हिज फादर एंड चंगेज खान फ्रॉम द साइड ऑफ हिज मदर. जो इनके डिसेंडेंट थे, इनके जो पूर्वज थे, अगर हम इनके फादर की साइड से देखते हैं तो ये तैमूर डायनेस्टी से बिलोंग करते थे और जो इनकी मदर थी वो चंगेज़ खान की फैमिली से बिलोंग करती थी. बाबर ने इंडिया में आके सबसे पहले जो डिफीट किया था वो किया था इब्राहिम लोधी को. कौन सी बैटल में किया था? फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत. बहुत ही फेमस बैटल रही है और ये कब हुई थी? 21 अप्रैल 1526 को. और उसी के बाद मुगल डायनेस्टी को इन्होंने यहाँ पर इस्टेब्लिश किया, जो कि ब्रिटिश रूल आने पर भी इंडिया में मतलब बनी रही थी. वो जब ब्रिटिश रूल हुआ था उसके बाद फिर क्राउन रूल आया, जब जाकर कहीं जो मुगल रूल था वो काफ़ी ज़्यादा वीक पड़ चुका था. उसके बाद देखते हैं 1527. यहाँ 1527 में क्या हुआ था? इन्होंने जो राणा संगा थे उनको हराया था. राणा संगा मेवाड़ के रूलर थे और इस बैटल को बोलते हैं बैटल ऑफ खांडवा. उसके बाद है 1528 में इन्होंने डिफीट किया था मेदिनी राय को और इस बैटल को हम बोलते हैं बैटल ऑफ चंदेरी. उसके बाद 1529 में देखें तो 1529 में इन्होंने डिफीट किया था मोहम्मद लोधी को. ये मोहम्मद लोधी कौन थे? अंकल ऑफ इब्राहिम लोधी. और इस बैटल को बोलते हैं बैटल ऑफ घाघरा. इन 1530 ही डाइड एट आगरा. तो जो बाबर थे और उसकी जो डेथ थी वो 1530 में हुई थी और उनका जो टॉम था वो काबुल में बनाया था. मतलब वो उनका जो टॉम था वो इंडिया में ना होके वो काबुल में बनवाया गया था. उन्होंने तुगलुमा और जो फ्लैंकिंग पार्टी सिस्टम था उसको अडॉप्ट किया था और वही पहले ऐसे थे जिन्होंने गन पाउडर को इंडिया के अंदर यूज़ किया था और जो आर्टिलरी थी उसका यूज़ भी इंडिया में पहली बार बाबर ने ही किया था. तुगलुमा क्या होता है? तुगलुमा ये होता है कि इनकी ना अपनी एक टेक्निक थी. जब ये किसी से लड़ने जाते थे तो ये अपनी आर्मी को क्या करते थे, जो एनिमी होता है उसकी अपनी आर्मी को छोटे छोटे पार्ट्स में ये डिवाइड कर लिया करते थे और जो एनिमी है जैसे यहाँ पर ये है उसको अपनी उसके आसपास अपनी आर्मी को इस तरह खड़ा कर दिया करते थे. तो इस तरह से क्या हो जाता था कि वो जो उनका एनिमी है वो सेंटर में आ जाता था और ये पूरी तरह से ना उसको घेर लिया करते थे. तो ये इनकी टेक्निक थी. किसी भी बैटल में जब ये जाते थे वहाँ पर लड़ते थे तो उसी को बोलते थे तुगलुमा. ही रॉट हिज ऑटोबायोग्राफी तुजुके बाबरी. तो इन्होंने अपनी खुद की एक ऑटोबायोग्राफी लिखी थी जिसका नाम था तुजुके बाबरी और ये तुर्की में लिखी हुई थी. काफ़ी अच्छे एक्सीलेंट अकाउंट माना जाता है कि जो इन्होंने इंडिया के बारे में उस टाइम पे बताया था, इंडिया और जो उनका एम्पायर था उसके बारे में. बाद में जो ये तुजुके बाबरी है इसको ट्रांसलेट भी किया गया था पर्शियन में और उसका नाम रखा गया था बाबर नामा. और इसको किसने ट्रांसलेट किया था पर्शियन लैंग्वेज में? अब्दुल रहीम खाने खाना ने. और इंग्लिश में भी इसको ट्रांसलेट किया गया था, वो किया था मैडम बेवरिज ने. ठीक है, आगे देखते हैं. उन्होंने साथ में दो एंथोलॉजीज जो पोएम्स थी उनको भी कंपाइल किया था जिसका क्या नाम था? दीवान, जो तुर्की में लिखी गई थी, और दूसरी थी मुबायन जो कि पर्शियन लैंग्वेज में थी. और साथ में इन्होंने रिसाले उसाज ये भी लिखा था जिसे हम कह सकते हैं कि लेटर्स ऑफ बाबर है ना. तो लेटर्स ऑफ बाबर को रिसाल ए उसाज के नाम से भी इन्होंने मतलब लिखा था, जो उनके खुद के लेटर्स थे. अब इसके बाद देखते हैं हुमायूं. जो हुमायूं थे वो बाबर के बेटे थे. हुमायूं का टाइम पीरियड देखें तो 1530 से 1540. उसके बाद एक छोटा सा टाइम पीरियड आता है जिसमें वो यहाँ पर इंडिया में रूल नहीं करते हैं. उनकी जगह कौन करते हैं? शेर शाह. क्योंकि जो शेर शाह होता है वो हुमायूं को हरा देता है तो उस बीच जो रूल होता है वो शेर शाह का होता है. लेकिन शेर शाह की डेथ के बाद हुमायूं फिर से इंडिया में वापस आ जाते हैं और फिर इनका टाइम शुरू होता है जो होता है 1555 से 56 तक. सन थे बाबर के, जैसे मैंने आपको बता ही दिया.
इन्होंने थ्रोन को असेंड किया था इन 1530 में, ठीक है। तो 15 बाबर की डेथ के बाद हुमायूं को थ्रोन मिल गया था, लेकिन वो इजी नहीं था थ्रोन मिलना, क्योंकि जो उनके बाकी जो उनके ब्रदर्स थे उनके साथ इनकी लड़ाइयाँ हुई। उसके बाद जाकर इन्होंने उन सबको हरा के उसके बाद इनको वो थ्रोन मिला था। तो उनके भाई कौन कौन थे? कामरान, हिंडल और अश्करी, ठीक है। और बहुत सारे अफगान रूलर्स भी थे जो नहीं चाहते थे कि जो हुमायूं है वो रूलर बने आगे चल के, वो चाहते थे कि वो बने। ही फाउट टू बैटल्स अगेंस्ट शेर शाह एट चौसा। तो एक बहुत ही फेमस बैटल लड़ी जाती है शेर शाह के साथ जो हुमायूं लड़ते हैं, और वो कहाँ पर लड़ी गई थी? चौसा एट कन्नौज बेलग्राम 1540 एंड वॉज कम्प्लीटली डिफीटेड बाय हिम। तो दो बैटल लड़ी गई, कौन कौन सी? शेर शाह एट चौसा पहली बैटल थी जो 1539 में, काफ़ी फेमस बैटल है ये। और उसके बाद दूसरी बैटल थी एट कन्नौज, जिसे बेलग्राम भी बोलते हैं, वो 1540 में, मतलब उसके एक साल बाद ही। और जब दोनों ही बैटल थी उसमें जो हुमायूं थे उनको हार मिली थी, और इसी वजह से वो ईरान भाग गए थे, और वहाँ कम से कम 12 साल उन्होंने अपनी लाइफ के स्पेंड करे। आफ्टर शेर शाह डेथ हुमायूं इन्वेडेड इंडिया इन 1555। अब जैसे ही शेर शाह की डेथ हुई, जो हुमायूं थे वो वापस इंडिया में आ गए, और उन्होंने जो डिफ़ीट किया जो उनके ब्रदर्स थे, जो अफगान्स थे, उनको सबको डिफ़ीट करके, और एक बार फिर से वो इंडिया के रूलर बन गए। He died by climbing down the stair of his library at Din Panah in 1556 and buried in Delhi. अब हुमायूं की डेथ कैसे हुई थी? सीढ़ियों पे से गिरने से, मतलब वो अपनी लाइब्रेरी को दिन पनाह बोलते थे। तो वो जब लाइब्रेरी में थे, तो जो लाइब्रेरी में स्टेयर्स थी वो उनसे गिर गए थे, नीचे गिर गए थे 1556 में, और उनकी डेथ हो गई थी। तो जैसे मैंने आपको बताया था, जो बाबुल था, बाबुल नहीं सॉरी, बाबर था, उनका जो टॉम था वो काबुल में बनवाया गया था, लेकिन जो हुमायूं है उनको कहाँ पर दफनाया गया था? दिल्ली के अंदर ही। इनकी जो सिस्टर थी उनका नाम था गुलबदन बेगम। इन्होंने एक बायोग्राफी लिखी थी, हुमायूं नामा। ही बिल्ड दिन पना एट दिल्ली एंड हिज सेकंड कैपिटल। इन्होंने एक दिन पना बनाया था, जो कि मैंने बताया दिन पना क्या था, एक लाइब्रेरी थी, दिल्ली के अंदर बनाई थी, और दिल्ली उस समय इनकी सेकंड कैपिटल हुआ करती थी, ठीक है, क्योंकि पहली कैपिटल कौन सी थी? आगरा। उसके बाद हम टाइमलाइन देखेंगे सुर एम्पायर की, क्योंकि देखो क्या हुआ था, बाबर के बाद हुमायूं का रूल आया था, और हुमायूं फिर कुछ टाइम के लिए, मैंने आपको बताया कि वो यहाँ 12 साल उन्होंने जो अपनी लाइफ के थे वो ईरान में स्पेंड किए थे। तो किस वजह से? तो क्योंकि उस बीच में जो शेर शाह था उनका रूल था, तो हम उसके बारे में पढ़ते हैं कि जो सुर एम्पायर था उसकी टाइमलाइन और क्या क्या हुआ था उस बीच। तो 1540 से 1555 तक ये एक टाइम पीरियड रहा है, जिस बीच में जो सुर एम्पायर था वो था, ये सेकेंड अफगान एम्पायर था। शेर शाह की जो टाइमलाइन थी वो थी 1540 से 45। ये किसके बेटे थे? हसन खान के, द जागीरदार ऑफ सासाराम, ठीक है। जो सासाराम प्लेस है, ये सासाराम जो बिहार में है, ये वहाँ के जो हसन खान थे वो जागीरदार थे। इब्राहिम लोदी ट्रांसफर्ड हिज फादर जागीर टू हिम। उसके बाद जो इब्राहिम लोदी थे उन्होंने जो उनके फादर हसन खान की जो जागीर थी वो किसको ट्रांसफ़र कर दी थी? शेर शाह को। उसके बाद 1527 से 28 में क्या हुआ था, जो शेर शाह था उन्होंने बाबर की सर्विस को ज्वाइन कर लिया था, दैन रिटर्न टू साउथ बिहार एज डिप्यूटी गवर्नर। उसके बाद बाबर की सर्विस को इन्होंने ज्वाइन करने के बाद ये वापस कहाँ आ गए थे? साउथ बिहार में आ गए थे एज अ डिप्यूटी गवर्नर, ठीक है। और गार्जियन बन गए थे किसके? ये जो माइनर किंग था जलाल खान लोहानी, सन ऑफ बहार खान लोहानी के, ठीक है। आगे देखते हैं, ये कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट है उस समय की, वो देखते हैं। एकता, उस समय जो एकता था वो किसको बोलते थे? वो जो एकता बोलते थे प्रोविंस को, और उसके हेड कौन होते थे? हकीम या फिर आमिन। दूसरा होता था सरकार, जो डिस्ट्रिक्ट होती थी उनको सरकार बोलते थे, और उनके हेड कौन होते थे? शकीदार और सिया कदरन, या फिर हम बोल सकते हैं कि मुंसिफ मुंसिफन। फिर होती थी परागना, जिसको तालुका भी बोलते थे। इसके जो हेड होते थे वो थे सिकदार या फिर मुंसिफ। जो विलेजेस होते थे उनको ग्राम बोलते थे, और इनके हेड को बोलते थे मुकद्दम या फिर आमिल। आगे देखते हैं, शेर शाह अफसर थ्रोन एज हजरत अला। जो हजरत इला था ये एक उपाधि थी जो सबसे पहले शेर शाह ने ली थी, सबसे पहले यही थे
इस उपाधि को लेने वाले। जो हजरत इला थे एक बहुत बड़ी हस्ती थी, अरब में काफ़ी मानते थे इन्हें, बहुत बड़े धर्म गुरु विद्वान माने जाते थे, तो उन्हीं की उपाधि शेरशाह ने ली थी। यहाँ ही गेन चुनर बाय मैरिंग लॉर्ड मलिका। तो इन्होंने जो चुनर था, जो जगह थी, उसकी सारी पावर को गेन कर लिया था वहाँ जो मलिका थी उनसे शादी करके। ये विडो थी किसकी? जो चुनर फोर्ट के जो गवर्नर थे उनकी विडो थी। यही चीज़ इन्होंने कहाँ पर की थी, जैसे हमने ऊपर पढ़ा 1527 में इन्होंने बाबर की सर्विस को ज्वाइन करने के बाद ये कहाँ पर वापस आए थे? साउथ बिहार में, और यहाँ पर डिप्टी गवर्नर बन के रहेंगे और गार्जियन बन गए माइनर किंग जलाल खान लोहानी के। अब जलाल खान लोहानी कौन थे? ये बहार खान के जो बेटे थे, सन थे ये। तो जो बहार खान लोहानी थे वो गवर्नर थे बिहार के, ठीक है। लेकिन इनकी डेथ के बाद जो शेर शाह थे, इनका जो असली नाम था वो था फरीद खान, है ना, फरीद खान इनका नाम था। लेकिन इनको जो शेर शाह नाम था ये बहार खान लोहानी ने दिया था। क्यों दिया था? क्योंकि जो शेर शाह थे, मतलब फरीद खान थे, कहते कि इन्होंने ना एक लॉयन को भी मार दिया था। तो उनके इस करेजियस नेचर को देखकर कि वो इतने ज़्यादा ब्रेव हैं, तो बहार खान लोहानी थे वो इनसे काफ़ी ज़्यादा खुश हो गए थे। उसके बाद इन्होंने इनको ये टाइटल दिया था शेर शाह का। बहार खान की डेथ के बाद ये गार्जियन बन गए किसके? उनके बेटे के, जलाल खान लोहानी के। अब इन्होंने धीरे धीरे बिहार पर अपना कंट्रोल करना शुरू कर लिया। तो जलाल खान लोहानी थे वो कहीं ना कहीं इनसे जेलस होते थे, तो इसीलिए जो जलाल खान लोहानी थे इन्होंने किसकी हेल्प ली? गयासुद्दीन जो मोहम्मद शाह थे उनकी। गयासुद्दीन मोहम्मद शाह ने अपनी एक आर्मी भेजी किसके बिहाफ पर? जलाल खान लोहानी के बिहाफ पर, कि वो किससे लड़ेंगे अब? शेर शाह के खिलाफ जाकर लड़ेंगे। लेकिन शेर शाह ने बैटल ऑफ सूरजगढ़ जो आपने सुना होगा, उसमें जो जलाल खान लोहानी थे और जो गयासुद्दीन महमूद शाह थे उनकी आर्मी को हरा दिया और पूरी तरह से जो बिहार था उस पर अपना कंट्रोल कर लिया। तो यहाँ पर ये एक कहानी थी। उसके बाद तो ये अपनी पावर्स को बढ़ाते ही चले गए। जो शेर शाह थे इन्होंने जो हज़रत इला था, जो शादी करी थी ये भी ना कोई ऐसा नहीं था कि बहुत खुशी से हुई थी ये शादी, बल्कि यहाँ पर भी क्या हुआ था, इन्होंने इस चीज़ को ना कहते हैं ना ज़बरदस्ती कब्जा करना होता है, वही किया था। 1539 में इन्होंने डिफीट किया हुमायूं को इन द बैटल ऑफ चौसा और एक टाइटल एज्यूम किया शेर शाह का, ठीक है। 1540 में क्या होता है? 1540 में इन्होंने डिफीट कर दिया हुमायूं को इन द बैटल ऑफ कन्नौज, बिलग्राम एंड एनेक्स्ड कन्नौज। और 1540 में इन्होंने हुमायूं के साथ एक और बैटल करी, जिस बैटल का नाम था बैटल ऑफ कन्नौज, और इसे बोल देते हैं बिलग्राम। और यहाँ पर इन्होंने कन्नौज को भी एनेक्स कर लिया। एज एन एम्प्रर ही कॉन्क्वेस्टेड मालवा। अब देखो इन्होंने कौन कौन सी जगह को जीत लिया था। 1542 में मालवा, रणथंबोर 1542 में, रायसेन 1543 में, राजपुताना एनेक्सेशन ऑफ मारवाड़ी 1542 में, उसके बाद चित्तौड़ 1544 में, कलिंजर 1545 में। फिर 1545 में इनकी डेथ हो जाती है जब ये कलिंजर के लिए, मतलब जो अपना स्ट्रगल है उसे जीतने के लिए जब ये लड़ाइयाँ करते रहते हैं, तो उसी बीच 1545 में इनकी डेथ हो जाती है। ड्यूरिंग हिज ब्रीफ vision of 5 years, he introduced a brilliant administration, land revenue policy, and several other measures to improve the economic condition of his subject, ठीक है। तो कम से कम 5 साल तक ये रूल करते हैं, और ये काफ़ी ज़्यादा एक ब्रिलियंट एडमिनिस्ट्रेशन, जिनकी लैंड रिवेन्यू पॉलिसी थी वो भी बहुत अच्छी थी, कि बाद में ना अकबर ने भी इन्हीं को फॉलो किया था। और बहुत सारी जो इकोनॉमिक कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए जो स्टेप्स लिए जा सकते थे उन्होंने इन सब चीज़ों पे काम किया था। एक कॉइन भी इशू किया था जिसका नाम था रुपया, ठीक है, एंड फिक्स्ड स्टैंडर्ड वेट्स एंड मेजर्स ऑल ओवर द एम्पायर। तो इन्होंने कॉइन इशू किया था जिसका नाम रुपया था, और साथ में जो वेट होते हैं, जो मेजर्स होते हैं, उनकी जो यूनिट्स वगैरह होती हैं वो भी ना, जो उनका वो सब ना फिक्स कर दी थी अपने पूरे एम्पायर में, ठीक है। ही ऑल्सो इम्प्रूव कम्युनिकेशन बाय बिल्डिंग सेवरल हाईवेज। ही बिल्ड द जीटी रोड, है ना, जो अभी भी बहुत ज़्यादा फेमस है जीटी रोड, तो वो शेर शाह ने ही बनवाई थी। और बहुत सारे जो कम्युनिकेशन के लिए जो भी एक उस समय चीज़ें की जा सकती थी, क्योंकि भाई सबसे पहले तो वही है कि अगर आपके रूट अच्छे होंगे, रूट्स वगैरह अच्छे होंगे, तो आप इजीली कहीं भी ट्रैवल कर सकते हो। तो इन्होंने उन हाईवेज़ वगैरह को बनाने में भी काफ़ी काम किया था, जो कि कैलकाटा से पेशावर तक के लिए भी जाते थे। आगे देखते हैं
He set up cantonment in various part of his empire and strong garrison was posted in each cantonment. तो जगह जगह इन्होंने जैसे हम कहते जैसे आजकल होता है ना पुलिस स्टेशन वगैरह होता है कि भाई अगर आप कहीं जा रहे हैं तो एक होता है कि पब्लिक की सिक्योरिटी के लिए ये सब चीज़ें बनाई जाती हैं, तो जगह जगह पर इन्होंने भी इस तरह के कैंटोनमेंट बनाए थे, वहाँ पर इन्होंने अपनी आर्मी को रखा था। ही इंट्रोड्यूस द प्रिंसिपल ऑफ लोकल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर लोकल क्राइम। जो लोकल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है किसी भी एक रूलर की कि भाई लोकल क्राइम से कैसे बचा जा सके, उन सब प्रिंसिपल्स को इन्होंने फॉलो किया था। मुकदम्स को पनिश किया जाता था अगर वो किसी कल्प्रिट को नहीं पकड़ पा रहे हैं, उसको नहीं सही से पनिश कर रहे हैं तो। जो लैंड्स थी वॉज मेजर्ड एंड वन थर्ड ऑफ द एवरेज वॉज फिक्स्ड। उनका जो वन थर्ड एवरेज था वो फिक्स कर दिया था एज लैंड टैक्स कि भाई आपको वन थर्ड जो एवरेज आ रहा है आपकी लैंड से वो आपको एज अ लैंड टैक्स क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। द पीजेंट वॉज गिवन अ पट्टा एंड अ काबूलियत। ठीक है, एक पट्टा दिया जाता था जिसपे ना सारे एग्रीमेंट वगैरह लिखे होते थे, और एक काबूलियत होता था जिसपे मतलब वो सब साइन वगैरह एकदम मतलब जो भी चलता था उस टाइम में अंगूठा लगाना या साइन करना है, तो सब चीज़ें ना एकदम जैसे डॉक्यूमेंट वर्क होता है ना आजकल, उस समय भी बिल्कुल उन्होंने वही फॉलो करवा दिया था। जो कि उस पर जो पीजेंट्स के राइट, उनके टैक्सेस के बारे में सब चीज़ें लिखी होती थी कि बाद में किसी तरह की ना कोई ऐसा ना हो कि आपने तो ये कहा था अब आप ऐसा कर रहे हो, तो सब चीज़ें एकदम लिख लिखा के उन्होंने एकदम बिल्कुल अच्छे से सेट कर दी थी। जमींदार वर रिमूव्ड एंड द टैक्सेस वर डायरेक्टली कलेक्टेड। जो बीच में पहले क्या होता था, पहले ज़मींदार होते थे तो अपनी मनमर्जी से वो कितना भी कलेक्ट किया करते थे, और जितना किंग ने फिक्स कर रखा उसको उतना दे दिया और बाकी सारा उनकी अपनी पॉकेट में जाता था। लेकिन अब बीच में से क्या किया, जो ज़मींदार होते हैं उनको रिमूव कर दिया और जो टैक्स है वो डायरेक्टली कलेक्ट किया जाता था। जो शेर शाह था उसने एक पुराना किला भी बनवाया था दिल्ली में, और उसकी डेथ के बाद उसको कहाँ पर दफनाया गया था, सासाराम बिहार में। शेर शाह वॉज सक्सीड बाय इस्लाम शाह। तो शेर शाह के बाद कौन अगला रूलर बना, इस्लाम शाह 1545 से 54। इस्लाम शाह बाय मोहम्मद आदिल शाह। ठीक है ना, और उसके बाद फिर मोहम्मद आदिल शाह 1554 से 1555। ठीक है, और उसके बाद फिर वापस से हुमायूं आई जाते हैं और इन सबको डिफीट कर देते हैं और खुद रूलर बन जाते हैं। ठीक है, और हुमायूं की डेथ के बाद फिर उनका जो सन होता है अकबर, वो आता है। उनकी जो टाइम लाइन होती है 1556 से 1605 होती है, लेकिन इसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तो इस पूरे जो ल्यूसेंट हिस्ट्री है इसकी जो प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अगर आपको सारी वीडियो एक ही जगह चाहिए तो आप टेलीग्राम जो मेरा चैनल है उसको ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक भी नीचे दिया हुआ है। ठीक है, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो कमेंट सेक्शन में पूछे। थैंक यू।